सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रयोगवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रयोगवाद से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन अवश्य एग्ज़ाम में बनता है। तार सप्तक को लेकर या प्रयोगवाद से संबंधित कौन से कवि हुए हैं, तीनों सप्तक जो 4 सप्तक हैं उनमें से। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है कि उस टाइम जो रचनाकार हुए हैं उन्होंने वो ठाले मतलब जैसे कि बिना कोई कार्य के बैठे हैं और उन्होंने बस एक रचना को एक धंधे का माध्यम बना दिया। बस वो फ्री बैठे थे और उन्होंने वो लिख डाला, जो कुछ उनको सोच आया, जो समझ में आया वो उन्होंने लिख डाला। इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने जो प्रयोगवाद को बोला है बैठे ठाले का धंधा। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। पहला तार सप्तक है 1943, दूसरा है 1951, तीसरा 1959 और चौथा है 1979 ईस्वी। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, राहों के अन्वेषी अज्ञे जी ने कहा है। तार सप्तक की अपनी भूमिका में स्वयं अज्ञे जी ने कहा है। फिर अज्ञे जी के कुछ महत्वपूर्ण कोट हैं। दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने क्या कहा है? प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेरित करता है, दूसरे वह उस प्रेरक की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। बात करते हैं प्रयोगवाद के बारे में। प्रयोगवाद का तात्पर्य, उसकी प्रवृत्तियां और उनके कवियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रयोगवाद अर्थ एवं स्वरूप। प्रयोगवाद से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, उससे पहले था प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी कविता अपने असंख्य विशेषताएं और सामाजिक चेतना के बावजूद अल्पकाल तक जीवित रही। पुनः ये कवि संकीर्ण धरातल और राजनीतिक दृष्टिकोण को ही प्राथमिकता देते रहे और कलागत मूल्यों को की उपेक्षा होती रही। फलस्वरूप प्रयोगवादी काव्यधारा का जन्म हुआ। सन 1943 में प्रकाशित प्रथम तार सप्तक में ही प्रयोगवाद का जन्म हुआ। इसके संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। अतः उन्हीं को प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक कहा जाता है। अन्य कवियों में गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर के नाम गिनवाए जाते हैं। ये पहले तार सप्तक, जो तार सप्तक प्रथम आया, उसके कवि हैं 7 कवि। उसके तत्पश्चात 1951 में दूसरा सप्तक आया, जिसमें भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर साय तथा धर्मवीर भारती की कविताएं सम्मिलित की गई। आगे चलकर अज्ञे के संपादन में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। उसमें प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दीप्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं सम्मिलित हैं। इसी के स्वरूप तथा प्रयोगवाद के स्वरूप तथा परिभाषा को लेकर विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। इस काव्य धारा को अनेक नाम दिए गए हैं, यथा नकेनवाद, प्रपदवाद, स्वीकृत कविता, अस्वीकृत कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, दिगंबर पीढ़ी की कविता, कबीर पीढ़ी की कविता आदि। ये जब आप सब्जेक्टिव करते हैं तो इतना डीपली आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे वन लाइनर में आप इससे पूछ सकते हैं जब पेपर होता है तो, कि भाई प्रयोगवाद को किन किन नामों से जाना जाता है। तो जब सब्जेक्टिव की बात आती है तो हम लिमिटेड मैटर को उठाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं तार सप्तक की भूमिका। अज्ञे जी लिखते हैं कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, वादी नहीं रहना ही है, जो हमने पहले पढ़ चुका है। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। अब बात करते हैं कवियों की। सबसे सर्वप्रथम कवि हैं अज्ञे जी। अज्ञे प्रयोगवादी काव्यधारा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म देवरिया जनपद के कसिया नामक गांव में 1911 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम पंडित हीरायन वात्स्यायन था और वे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, इसलिए उनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे था।
बाकी इनकी शिक्षा वगैरह है, ये चीज़ है। तो इनकी रचनाएं हैं, कम से कम आपको 3-4 रचनाओं के नाम अवश्य याद होने चाहिए ताकि आप पेपर में लिख सकें। इनकी रचनाएं हैं भगनदूत, चिंता, इतलम, हरिगाश पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए हैं, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। अज्ञे जी की गद्य रचनाओं में शेखर एक जीवनी, जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है और एचपीएससी के पाठ्यक्रम में भी है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली आदि इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, किस पे, कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर प्राकृतिक वर्णन का इन्होंने वर्णन किया है अपने काव्य में। झिंगुरों की लोरियां सुला गई थी गांव को, झोपड़े हिंडोलों सी झुला रही है, धीमे धीमे उजल कपासी घूम डोरियां। आपको पंक्तियां कुछ याद एक होनी चाहिए, अज्ञे से संबंधित आपको 2-4 पंक्तियां याद होनी चाहिए जो आप पेपर में कोट कर सकें। इनकी एक महत्वपूर्ण वो सांप पर है पंक्ति, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये भी एक इनकी पंक्ति है जो आप कोट कर सकते हैं। आगे के काव्य का शिल्प पक्ष भी काफी परिमार्जित और परिष्कृत है। इनकी काव्य रचनाओं में इंद्रिय और मानस बिंब देखने को मिलता है। इन्होंने प्राय वर्णात्मक शैली की अपेक्षा प्रतीकात्मक शैली का अत्यधिक प्रयोग किया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक हिंदी है, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। नए शब्दों का निर्माण ये कर लेते हैं और पुराने शब्दों को नया रूप देने का काम भी अज्ञे जी करते हैं। बात करते हैं गिरिजा कुमार माथुर की। तार सप्तके के कवियों में माथुर जी का नाम भी गिनवाया जाता है। ये नई कविता के कवियों में अग्रणी कवि हैं। ये साथ साथ आलोचक भी हैं और इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के गुना जनपद में सन 1919 में इनका जन्म हुआ। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, नशा और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। कोहरा भरा भोर जाड़ों का, पर वह मजबूरी से कांपता उठ आया है, दोनों बाहें कसे छाती पर, पीले से गालों पर है कुछ से शेव बढ़ी सी, मसली हुई कमीज के कफ में। अगले हमारे कवि हैं मुक्तिबोध। जन्म हुआ 14 नवंबर 1917 ईस्वी में। इन्होंने छात्र जीवन से ही काव्य रचना लिखनी आरंभ कर दी थी। ताव शतक के कवियों में मुक्तिबोध का नाम भी विशेष उल्लेखनीय रहा है। लेकिन दुख की बात है कि मृत्यु के बाद ही इन कवि को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के प्रकाशन के बाद मुक्तिबोध को एक विशिष्ट कवि घोषित किया गया। 1964 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अल्पकाल के जीवन में ही हिंदी साहित्य पर्याप्त साहित्यिक रचनाएं प्रदान की। चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक दूल इनकी काव्य संग्रह है। मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंडों में इनकी सारी रचनाएं संकलित हैं। इनके काव्य पर टॉलस्टॉय, बर्गशाह तथा मार्क्सवाद का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मुक्तिबोध क्षणभंगुरता के स्थान पर जीवन की गतिशीलता को, निराशा के स्थान पर आशा को, विशिष्ट स्थान पर समष्टि को अधिक महत्व देते हैं। प्रतीकात्मकता शब्दावली में बात करते हैं, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति बड़ी ही सशक्त और प्रभावशाली है। इनकी जो काफी महत्वपूर्ण कविता है अंधेरे में, कवि आत्म खोज के प्रश्न पर चिंतन करता हुआ जन कल्याण के उद्देश्य को प्रमुखता प्रदान करता है। इस कविता में फैंटेसी पर यह लिखी गई है। मुक्तिबोध को समस्याओं का कवि भी कहा जाता है। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाएं फैलाए, एक पैर रखता हूं कि 100 राहें फूटती हैं, मैं उन सब से गुजरना चाहता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने सब सच्चे लगते हैं। नेक्स्ट है हमारे भारत भूषण अग्रवाल कवि। प्रयोगवादी कवियों में एक प्रतिबद्ध कवि हैं। अनुभूति तथा अभिव्यक्ति की दृष्टि से इन्होंने हिंदी काव्य परंपरा को मौलिक इनकी योगदान दिया है। जन्म इनका मथुरा में 1919 में हुआ। इन्होंने मथुरा, आगरा तथा दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की। बाकी इनकी रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग और प्रस्तुत मन आदि इनकी काव्य रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है, जिसमें संस्कृति के तत्सम तद्भव देशी तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। धर्मवीर भारती प्रयोगवादी काव्यधारा के एक सशक्त कवि हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं की रचना की है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष तथा कनुप्रिया इनकी काव्य संग्रह हैं, काफी लोकप्रिय हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा आदि इनके 2 प्रसिद्ध उपन्यास हैं।
बाकी इनकी रचनाओं के नाम आपको याद रहने चाहिए। इनकी कुछ पंक्तियां हैं। सामूहिकता भी केवल साबित होगी जिस दिन छल अपनी व्यक्तिगता हार, क्या पाएंगे प्रभु हम क्या पाएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 28 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के टिमरिया गांव में हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, शतदल, गांधी बसंती, त्रिकाल संध्या आदि इनके काव्य संग्रह हैं। मिश्र जी की कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक विषमताओं के प्रति जंग तथा गांधीवादी आदर्शवाद देखा जा सकता है। कविताओं में अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। इनकी जो भाषा है वो सहज, सरल तथा मुहावरेदार है। लाक्षणिक तथा प्रतीकात्मक शब्दावली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। शमशेर बहादुर, जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ। इन्होंने पत्रिका हंस, कहानी, नया साहित्य, मनोहर कहानियां, नया पत्र आदि पत्रिकाओं के संपादक भी ये रहे हैं। इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत हिंदी उर्दू कोश का संपादन भी किया। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी रचनाएं हैं। काफी बार ये चुका भी नहीं हूं की कम पंक्तियां पूछी जाती हैं एग्जाम में। चुका भी हूं मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कुछ एक पंक्तियां इनके उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बात करते हैं प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियां। प्रयोगवादी कवियों की चर्चा के आधार पर यह तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अज्ञे के काव्य में जो विशेषताएं लगभग वही अन्य कवियों के काव्य में भी देखी जा सकती हैं। विशेषताओं की बात है, सबसे प्रथम बिंदु है व्यक्तिगता का उद्घाटन। प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिगता की अभिव्यंजना अनेक रूपों में हुई है। सामान्य रूप में रचनाकार की यही आत्मानुभूति सर्वानुभूति बनकर साहित्य की संज्ञा धारण करती थी और करती है, लेकिन सबसे पहले प्रयोगवाद में इस व्यक्तिगता को समाजोन्मुखता को काटकर बिल्कुल एकांकी कर दिया है। परिणामतः प्रयोगवादी काव्य में नितांत व्यक्ति की अपनी अनुभूति और भावना अभिव्यंजित हुई है। उदाहरण के तौर पर कवि नरेश कुमार कहते हैं, विश्व के इस रेत वन पर मैं अहं का मेघ हूं, क्या नहीं तुम देखते आज मेरे कंधों पर गगन बैठा हुआ है। अज्ञे ने भी इस अहमनिष्ठ व्यक्तित्व को अपने काव्य में स्वर प्रदान किया है। अज्ञे को इस बात का पूर्ण भास है कि प्रयोगवादी कवि जिस गहन व्यक्तित्व से परिचित हैं वह उनका वर्णन नहीं हो सकता है, उससे उसको निकलना ही पड़ेगा। हरिघास पर क्षण भर कितनी शक्ति, छंद है या फूल आदि कविताओं में अहम का काया से मुक्त होने की कामना कवि ने रेखांकित की है। अतिशय बौद्धिकता। अतिशय बौद्धिकता प्रयोगवादी काव्य की एक विशेषता है। प्रयोगवादी कवि सारे तथ्यों का दर्शन बुद्धि से ही आलोक में करते हैं। धर्मवीर भारती के अनुसार इस बौद्धिकता का जन्म हर भावना के आगे लगे हुए एक प्रश्न चिन्ह से होता है। वे लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस काव्य में बौद्धिकता के व्यवहार पर चिंता की है। ये कविता में राग तत्व को ही प्रधान मानते हैं जो प्रयोगवादी हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण है कि जिस काव्य में बुद्धि तत्व राग तत्व से प्रबल हो जाता है वह काव्यात्मकता धूमिल हो जाती है। बुद्धि तत्व राग तत्व से प्रबल हो जाता है जिस काव्य में, वहां काव्यात्मकता धूमिल हो जाती है। प्रयोगवादी कविता की अतिशय बौद्धिकता को अस्वीकार किया जा सकता है। प्रयोगवादी कवियों ने आक्रोश, झुंझलाहट, व्यंग्य, विद्रोह, सत्य कथन, स्व पर विश्लेषण तथा तथ्य निरूपण में अपने बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय दिया है। हरिघास पर क्षणभर काव्य संग्रह में अनेक कविताएं बौद्धिकता से उत्पन्न हुई हैं। इसके कुछ उदाहरण है। चलो उठे अब तक हम थे बंधु, सैर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके दो प्रेमी बैठे हैं, हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने। अगला पॉइंट है अनास्था एवं आस्था। बौद्धिकता से राग तत्व नष्ट हो जाता है और रागमकता शक्ति से विनाश ही संशय और अनास्था की उत्पत्ति होती है। अनास्था एवं आस्था की बात, अतिशय बौद्धिकता के कारण ही प्रयोगवादी कवियों में क्या है, अनास्था की भावना उत्पन्न हुई थी। इसी अनास्था के कारण जो प्रयोगवादी कवियों के मन में निराशा, कुंठा, पाप बोध, वेदना और पराजय की भावना ने स्थान बना लिया। अज्ञे, सक्सेना, प्रभाकर, माचवे, मुक्तिबोध आदि रचनाकार अपने काव्य में अनास्था के कारण
पूजा की एक नई व्याख्या करते हैं। मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का विनत स्वीकार, बांध कर मुट्ठी तुम्हें ललकारता हूँ, सुन रहा है तू, मैं खड़ा तुमको यहाँ ललकारता हूँ। अगला पॉइंट है मानवतावाद। मानव और मानवतावाद की उपेक्षा करके कोई भी साहित्य नहीं रचा जा सकता। रचनाकार का परिवेश उसकी रचना में विद्यमान रहता है। परिवेश रचनाकार को विषय वस्तु देता है और सुखद और दुखद भाव, उछलती और घुटती जिंदगी अपने सर्वांगीणता के कारण रचना के अमूर्त रचनाकार उपादान होते हैं। कविता समालोचकों की मान्यता है कि प्रयोगवादी कविता व्यक्तिनिष्ठ है। वेरी इंपॉर्टेंट, मानवतावाद में है कि प्रयोगवादी कविता व्यक्तिनिष्ठ है, समाज सापेक्ष नहीं, इसलिए वहां मानवतावादी विचारधारा को स्थान नहीं मिला। लेकिन इस दृष्टिकोण की संगति प्रयोगवादी कवियों के प्रतिपाद्य पदार्थ के साथ नहीं बैठती। कहने का केंद्रीय पदार्थ प्रतिपाद्य मानव ही है। यह मानव विराट जगत में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से जी रहा है, इसका जीवंत और सजल चित्रण प्रयोगवादी कविता में हुआ है। अज्ञेय जीवन जीने के लिए और रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने वाले मनुष्यों की कथा कहने की प्रतिबद्धता की घोषणा करते हुए लिखते हैं, जो भी जहां भी पिसता है पर हारता नहीं न मरता है, पीड़ित श्रमरत मानव, अविजित दुर्जय मानव, कम कर श्रम कर शिल्पी शतष्टता, उसकी मैं कथा कहता हूं। अगला पॉइंट है श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद से काफी कुछ ग्रहण किया, इसलिए इनकी रचनाओं में जहां एक तरफ श्रृंगार की पवित्रता और सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है, वहीं दूसरी तरफ मासल श्रृंगार और भोग विलास का भी व्यापक चित्रण हुआ है। अज्ञेय ने आधुनिक मानव को यौन वर्जनाओं का पुंज माना है। वे तार सप्तक में लिखते हैं, आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुंज है। आज के मानव का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा है और वे कल्पनाएं अब सब दमित और कुंठित हैं। उसकी सौंदर्य चेतना भी इससे आक्रांत है। उसके उपमान सब यौन प्रतीकार्थ रखते हैं। सावन मेघ नामक कविता में अज्ञेय ने उक्त मान्यताओं के आलोक में एक बिंब बनाया है। गिर गया घन उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा छा गया इंद्र का नील वक्ष, बाध्य देखा स्नेह से आलिप्त बीज के भवितव्य से उल्फुत, बद वासना के पक्षी फैली हुई थी धारित्री, सत्य सी निर्जल नंगी और समर्पित। इसकी आप 2 लाइनें आप कोट कर सकते हैं। सामाजिक यथार्थवाद। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि प्रगतिवाद में समाजवाद की और प्रयोगवाद में व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा हुई है। जो प्रगतिवाद है उसमें समाजवाद की और जो प्रयोगवाद था उसमें व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन जहां तक दोनों में तात्विक स्वरूप का प्रश्न है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। समाजवाद के अंतर्गत व्यक्ति का अध्ययन समाज से शुरू होकर व्यक्ति तक पहुंचता है और प्रयोगवाद के अंतर्गत यही अध्ययन व्यक्ति से शुरू होकर समाज तक पहुंचता है। दोनों धाराओं के अंतर्गत व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज की निर्मित व्यक्ति से ही होती है। इंद्रधनुष रोंदे हुए नामक कविता में अज्ञेय ने समाज को उसकी समग्र यथार्थता के साथ ग्रहण किया है। रुई धुनता है, गारा सानता है, खटिया बुनता है, मशक से सड़क सींचता है, रिक्शा से अपना ही प्रतिरूप लादे खींचता है, जो भी जहां भी पिसता है पर हारता नहीं न मिटता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट है क्षणवादी दृष्टिकोण। क्षणवादी प्रवृत्ति की पृष्ठभूमि में अस्तित्ववादी विचारधारा काम करती है। प्रयोगवादी विचारधारा के अंतर्गत यह प्रवृत्ति पाश्चात्य चिंतन के परिणामतः आई है। क्षणवादियों की मान्यता है कि जीवन का एक आनंदमय क्षण संपूर्ण जीवन से अधिक वर्ण्य होता है। सारा जीवन एक तरफ, जो क्षण हमारे आनंद के आते हैं वो एक तरफ। क्षणवादी वर्तमान में ही जीता है, भविष्य के प्रति उसके मन में कोई स्वर्णिम सपना नहीं होता। हिंदी के प्रयोगवादी कवियों ने क्षणवाद को बड़ी व्यापकता के साथ ग्रहण किया है। प्रयोगवादी काव्यधारा की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है क्षणवादी, क्योंकि प्रयोगवादी कवियों ने क्षणवाद को बड़ी व्यापकता के साथ ग्रहण किया है। अज्ञेय तो इस क्षण की जोरदार वकालत करते ही हैं और धर्मवीर भारती भी इससे ग्रसित दिखाई देते हैं। अज्ञेय का नदी के द्वीप, गिरजा कुमार माथुर का शिलापंख चमकीले, पृथ्वीकल्प, मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा है, इनकी जो है इनमें गहरा भाव विद्यमान पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुंठा और निराशा का चित्रण। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने लिखा है, निराशा, कुंठा और घुटन का व्यापक प्रदर्शन प्रयोगवादी कवियों की एक महत्वपूर्ण दिशा है, जिसका स्रोत भी उसके निर्माताओं की एकांत व्यक्तिवादिता
आत्मलीनता एवं सामाजिक विषमताओं से एकांकी ही संघर्ष करने से प्राप्त असफलताओं में ही निहित है तथा जो बहुत कम अनुभूत और अधिकतर गढ़ी हुई हैं। भारत भूषण अखबार निराशा का निरूपण करते हुए कहते हैं, ना देखो नैन कोरों से गिरा दो पलक का पर्दा कि मूंदो कान हो सुनसान दरवाजा करो सब बंद सपनों की अटारी के कि बाहर गरजता तूफान आता है। अगला पॉइंट है प्रकृति का चित्रण। छायावादी काव्य में कवियों ने प्रकृति छायावादी जो काव्य है उसमें जिस बहुरंगी आभा के साथ प्रकृति को प्रस्तुत किया है वह अत्यंत विलक्षण है। प्रयोगवादी कविता में वैसा रूप दिखाई नहीं पड़ता जैसा छायावादी कविता में है। इस कविता में कवि मनुष्य के जीवन की विसंगतिपूर्ण स्थिति को शब्दायित करने में सचेत और संलग्न है। प्रयोगवादी कवियों ने अज्ञे माथुर, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि की रचनाएं हैं जो प्रकृति का उसमें सुंदर और हृदयकाक्षी रूप दिखाई पड़ता है। उसका कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। यह झकझक रात चांदनी उजली की सुई में पिरो लो ताग, चांदनी को दिन समझकर बोलते हैं काग, हो रही ताजी सफेदी नर्म चूने से पुत रहे हैं द्वार चांद पूरा साथ। लघु मानव का महत्व। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में एक सामान्य मानव को गौरव प्रदान किया है। यह कवि आम आदमी की इच्छा, अभिलाषा तथा उसके दुख का वर्णन करता है। इन कवियों ने लघु मानव के धैर्य और आत्मविश्वास पर प्रकाश डाला है। धर्मवीर भारती लिखते हैं, हर मनुष्य बोना है लेकिन मैं बोनों में बोना ही बनकर रहता हूँ। डरो मत, साहस मत छोड़ो, उससे भी अथाह शून्य में बोने ने 3 पगों में धरती नापी। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है अभिव्यंजना शिल्प। प्रयोगवादी कवियों ने प्राय सहज, सरल और स्वाभाविक हिंदी भाषा का प्रयोग किया। इसकी काव्य भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों का मिश्रण है। आवश्यकता के अनुसार ये कवि नए शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, पुराने शब्दों को नया रूप देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई टटकी कली चकमपेसी वगैरह तो नहीं, कारण कि मेरा हृदय उथला था कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। प्रयोगवाद की काव्यगत प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के विद्वानों ने इसकी खूब धज्जियां उड़ाई हैं। नंदुलाल वाजपेयी ने तो इनको बैठे ठाले का धंधा ही कह दिया था। नंदुलाल वाजपेयी ने प्रयोगवादी कवियों को कहीं पर जोरदार व्यक्ति ही नहीं मानते हैं। प्रयोगशील कवि व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रति, काव्य सत्ता के प्रति और सामाजिक जीवन के प्रति उत्तरदायित्वहीन है। डॉक्टर नगेंद्र को प्रयोगवादी कविता अत्यंत दुरूह और बौद्धिक लगती है। वह लिखते हैं, एक गहन बौद्धिकता इन कवियों पर शीशे की परत की तरह जमती जाती है। उक्त दोनों मान्यताओं तो छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म सरल स्वभाव चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिकता तत्व का बोझिलपन भी दिखाया गया है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से ही नहीं, सिद्धांत रूप से भी दुरूह हैं। उक्त दोनों मान्यताओं तथा समग्र प्रयोगवादी कविताओं को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र की उक्त स्थापना 100% तो सही नहीं है, लेकिन उसकी तात्विकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। प्रयोगवादी कविता में दुहरता है। दुहरता प्रतीकों, बिंबों, अलंकारों और व्यंग्यों के सर्वथा नवीन प्रयोग के कारण आई है। नवीनता के प्रति अतिशय आग्रह ने इस कविता में दुहरता और विसंगतियों से इसको भर दिया है। वह विसंगति एक सीमा तक ही रही, जैसे जैसे कविता सुस्थिरता की तरफ बढ़ती गई वैसे वैसे ये दोष नष्ट होते गए। ये था आज का हमारा प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पुरानी जो वीडियोस हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।